हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो बच्चों, मोल कंसेप्ट का नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास तक हमने क्या पढ़ा था, तो हमने मोल कंसेप्ट में पीवी बराबर एनआरटी की बात कर ली थी, आदर्श गैस समीकरण की बात कर ली थी। क्वेश्चन कैसे आएगा ये भी हमने देखा था। इसके अलावा कब आपको पीवी बराबर एनआरटी लगानी है ये भी हमने देखा था कि यार कंडीशन क्वेश्चन में अगर एसटीपी या एनटीपी के अलावा दे तो आपको पीवी बराबर एनआरटी लगानी ही लगानी है। और एक चीज कि यार गैस के संदर्भ में कोई भी चीज पूछ ले, कैसी भी चीज पूछ ले, है ना, और कोई आइडिया नहीं लग रहा है तो आप हमेशा पीवी बराबर एनआरटी के पास चले जाना। आपको कुछ ना कुछ वहां से आप लेके ही जाओगे, आपको कुछ ना कुछ जरूर वहां से मिलेगा। अब आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, देखो जरा कि आज का जो अपना टॉपिक है ना वो रहेगा भैया जी घनत्व, डेंसिटी। ठीक है ना, डेंसिटी। ठीक है, घनत्व। अब जो घनत्व या फिर डेंसिटी जो है ना, ये क्या होता है आप समझना। वैसे तो आपने बचपन से डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हो घनत्व की कि भाई द्रव्यमान बटे आयतन होता है ना, लेकिन इससे डिटेल में पढ़ना है। मोल कंसेप्ट में घनत्व से कैसे क्वेश्चन आते हैं ये भी हमें पढ़ना है। तो आप देखो कि जो घनत्व है तो इसमें हम बोलते हैं कि यार एकांक आयतन का द्रव्यमान, एकांक आयतन का द्रव्यमान घनत्व कहलाता है, घनत्व कहलाता है। ठीक है कि भैया एकांक आयतन का जो द्रव्यमान है उसको हम क्या बोलते हैं, घनत्व बोलते हैं। एकांक आयतन के द्रव्यमान का मतलब हो गया, जैसे आप आयतन 1 लीटर मान लो, 1 लीटर का जो द्रव्यमान होगा वो घनत्व होगा। अभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको इसको, है ना। या 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन का जो द्रव्यमान होगा वो घनत्व होगा, या 1 मीटर क्यूब आयतन का जो द्रव्यमान होगा वो क्या होगा, घनत्व होगा। एकांक आयतन का जो द्रव्यमान होता है वो घनत्व होता है। और जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टा आयतन, ये भी यही कहता है, द्रव्यमान बट्टा आयतन। कि अगर आप आयतन को क्या कर दो, 1 ले लो, तो घनत्व और द्रव्यमान क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। तो एकांक आयतन का जो द्रव्यमान है उसी को हम क्या बोलेंगे, घनत्व बोलेंगे। ठीक है ना। जैसे मान लो घनत्व का एग्जैक्ट मतलब मैं आपको बताता हूँ। चलो इसकी यूनिट पहले लिख लेते हैं। तो यूनिट देखो इसकी क्या आएगी, यूनिट इसकी आ सकती है भैया ग्राम पर एमएल, कि अगर आप द्रव्यमान ग्राम में ले रहे हो तो नीचे क्या आ जाएगा, एमएल आ जाएगा। या फिर जो हो इसी को हम ग्राम पर सीसी भी बोल सकते हैं। ध्यान रखना 1 एमएल और 1 सीसी जो हो दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अभी मैं लिखवा भी दूंगा, है ना। या फिर जो हो इसको आप केजी पर मीटर क्यूब में भी घनत्व को लिख सकते हो, ये इसकी यूनिट है। अब इसका मतलब आप समझना, जैसे मान लो ये है मेरे पास, है ना, और मैं कहता हूं कि यार इसका घनत्व है 2 ग्राम पर सीसी। इसका घनत्व कितना है, 2 ग्राम पर सीसी। तो इस लाइन का मतलब जो है वो क्या होगा कि यार अगर मैं इसमें से क्या करूं, एक ऐसा क्यूब अलग करूं, मैंने जो क्या किया, एक ऐसा क्यूब इसमें से अलग किया, या इसका एक ऐसा क्यूब बनाया जिसकी हर एक भुजा जो है वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर। कहने का मतलब इस क्यूब की लंबाई भी 1 सेंटीमीटर है, इस क्यूब की चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर है और ऊंचाई भी कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। हालांकि क्यूब में तीनों चीजें जो क्या होती है, वैसे भी बराबर ही होती है। तो आप देखो कि क्यूब का जो आयतन है वो हम कैसे निकालते हैं, क्यूब का आयतन निकालते हैं भैया लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, है ना। और ये आ गया हमारे पास कितना, 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, तो आप देखो जरा कि एक ऐसा क्यूब मैंने इसका बनाया जिसका जो है वो आयतन कितना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस क्यूब का द्रव्यमान जो है ना वो कितना होगा, इसके घनत्व के बराबर होगा। जैसे मैंने कहा इसका द्रव्यमान है 2 सेंटीमीटर क्यूब या 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका जो है वो घनत्व है। इसका घनत्व कितना, 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इस लाइन का मतलब क्या है कि इसमें से आपने एक क्यूब बनाया और इस क्यूब का जो आयतन होगा वो कितना होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो यानी इस क्यूब का द्रव्यमान कितना होगा, 2 ग्राम होगा, है ना। ये घनत्व का एक तरीके से आप बोल सकते हो कि मतलब होगा किसी के लिए भी। ठीक है, तो घनत्व क्या होता है बस इतना ध्यान में रखना, एकांक द्रव्यमान का एकांक आयतन का जो द्रव्यमान है उसी को हम क्या बोलेंगे, घनत्व बोलेंगे। तो ये तो ही एक बात। कभी भी डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है कि भाई घनत्व ज्ञात करो या आयतन ज्ञात करो। क्वेश्चन कैसे आता है डेंसिटी से, ये हम आगे अभी समझने वाले हैं। ठीक है, तो ये तो ही एक बात। अब देखो जो घनत्व है ना ये 2 तरीके का होता है। ये जो अब मैं बताने जा रहा हूं ये लाइनें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। घनत्व 2 तरीके का होता है ना। एक तो होता है भैया जिसको हम बोलते हैं सापेक्ष घनत्व, एक तो होता है सापेक्ष घनत्व, और इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं या पहले जो है वो हम एब्सोल्यूट डेंसिटी देख लेते हैं। एक तो होता है एब्सोल्यूट डेंसिटी, है ना, या वास्तविक घनत्व, वास्तविक घनत्व। ठीक है, और एब्सोल्यूट डेंसिटी। ठीक है, और दूसरा जो होता है
वो होता है भैया जी सापेक्ष घनत्व, सापेक्ष घनत्व, ठीक। और सापेक्ष घनत्व जो है ये होता है रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। दो तरीके का घनत्व हो गया, एक तो हो गया वास्तविक घनत्व, एक हो गया क्या सापेक्ष घनत्व। अब पहले आप वास्तविक घनत्व को समझ लो कि वास्तविक घनत्व क्या है। तो जो हमें किसी भी चीज का वास्तविक घनत्व निकालना है, या फिर जो हम पढ़ते आए हैं कि भाई घनत्व बराबर डेंसिटी इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, यही क्या है, यही वास्तविक घनत्व है। जैसे आपको जिस भी चीज का वास्तविक घनत्व निकालना है, मुझे इसका वास्तविक घनत्व निकालना है, तो आप क्या करो, इसको तोल लो, इसका द्रव्यमान निकाल लिया, इसका आयतन निकालो। जैसे ये जो है वो शंकु नुमा है, तो आप सरफेस एरिया इनटू क्या कर सकते हो, हाइट कर सकते हो। तो भाई जैसा भी इसका तरीका होता है ना, आप जो इसका आयतन निकाल लो, इसका द्रव्यमान निकाल लो, और द्रव्यमान बटे आयतन से इसका क्या निकाल लो, घनत्व निकाल लो। सिंपल सा काम है, ठीक है ना। तो जो आएगा वो क्या आएगा, वास्तविक घनत्व आएगा। ये तो किसी भी पदार्थ के लिए, लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है ना, वो है भैया किसी आदर्श गैस के लिए। ये बहुत काम की चीज है, देखिएगा, किसी आदर्श गैस के लिए। तो कोई भी आइडियल गैस है, किसी आदर्श गैस के लिए अगर आपको क्या करना है, घनत्व निकालना है, तो भैया मैंने कहा ना, आदर्श गैस की बात तो जब कहीं कहीं पर भी आ जाए तो आपको एक ही चीज ध्यान में रखनी है, और वो क्या है, पीवी बराबर एनआरटी। तो आदर्श गैस के लिए अगर मैं लिखूंगा तो मैं क्या करूंगा, पीवी बराबर एनआरटी लगाऊंगा। देखो जरा डेंसिटी क्या आएगी, मुझे बताओ। अगर भार दिया है गैस का, तो मोल निकालने का तरीका क्या होता है, दिया गया भार बटे अणुभार। तो ये आया पीवी इक्वल टू दिया गया भार, मान लो x ग्राम है, डिवाइड बाय अणुभार, और ये क्या आया आरटी। पीवी इक्वल टू x बाई एम, आरटी एम क्या है, अणुभार है अपने पास, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेता हूं। तो ये हमारे पास आएगा पीएम इक्वल टू x बाई वी आरटी, कि भाई आयतन को इधर ले आया, एम को इधर ले आया। अब x बाई वी क्या है, आप देखो, दिया गया भार बटे आयतन, भार बटे आयतन, ये क्या है, घनत्व है। तो भैया हमारे पास ये आया इक्वेशन जो बनी, ये बनी भैया पीएम इक्वल टू क्या, डी आर टी, ठीक है। जो हमारे पास x बाई वी था, उसको जो है हमने क्या लिख दिया, d लिख दिया, उसको डेंसिटी लिख दिया। तो ये जो है pm बराबर डी आर टी, ये हमारे पास है भैया आदर्श गैस समीकरण, आदर्श गैस समीकरण घनत्व के पदों में, घनत्व के पदों में, ठीक है। कि यार ये आदर्श गैस समीकरण, और किसके पदों में, घनत्व के पदों में आदर्श गैस समीकरण आई है। यहां से आप जो है ना वो डेंसिटी भी निकाल सकते हो। तो डेंसिटी हो जाएगी क्या, पीएम बाय आरटी। ये किसी भी आदर्श गैस का वास्तविक घनत्व निकालने का तरीका होता है, जो कि आपको याद रखना है, पीएम बाय आरटी। और यहाँ यूनिट भी बहुत जरूरी है, जो डेंसिटी है उसकी यूनिट देखना भैया। यहां पर डेंसिटी की यूनिट जो निकल के आएगी ना, ये आएगी ग्राम पर लीटर। डेंसिटी की यूनिट कितनी आएगी, ग्राम पर लीटर आएगी। देखो क्यों, क्योंकि देखो कि प्रेशर जो है वो हम रखेंगे किसमें, एटीएम में, है ना। अणुभार, अणुभार की इकाई होती है ग्राम पर मोल, तो ग्राम पर मोल ये अणुभार आ गया। आर की वैल्यू जो है वो आपको पता ही है, मैंने लास्ट क्लास में भी बताई थी, एटीएम, लीटर, है ना, और मोल इनवर्स, और क्या आ जाएगा, केल्विन इनवर्स। अब देखो जो चीजें कैंसिल होती है उनको कैंसिल कर दो, है ना, और जो है वो कैंसिल क्या क्या होगा, ये एटीएम से एटीएम कैंसिल हो गया, है ना, और जो है वो लीटर एटीएम, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स, और एक टेम्परेचर भी तो है, टेम्परेचर रह गया कितना, केल्विन, केल्विन से केल्विन कैंसिल हो जाएगा, और मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ग्राम और लीटर बचेगा। तो इसलिए जो यहाँ पर डेंसिटी आती है क्या, ग्राम पर लीटर। और ये याद रखना, जनरली डेंसिटी मैंने कहा अभी हमने ग्राम पर एमएल में व्यक्त की थी डेंसिटी, है ना, और या फिर जो वो हमने केजी पर मीटर क्यूब में व्यक्त करी थी। और बाकी जो किसी आदर्श गैस के लिए जब हम घनत्व बताएंगे तो कितना बताएंगे, ग्राम पर लीटर बताएंगे। ये है भैया हमारे पास किसी भी आदर्श गैस के लिए एक तरीके से घनत्व निकालने का तरीका पीएम बाय आरटी। इसको आप अभी आगे काम में भी लेंगे कि कोई भी आइडियल गैस हो, है ना, उसका डेंसिटी निकालने का तरीका जो है वो पीएम बाय आरटी ही है। अब हम चलते हैं दूसरा, देखो जरा कि सापेक्ष घनत्व, है ना, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सापेक्ष घनत्व वाला। देखिएगा जरा कि सापेक्ष घनत्व क्या है, सापेक्ष घनत्व, है ना, और इसको हम बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। सापेक्ष घनत्व बोल दो या रिलेटिव डेंसिटी बोल दो, क्या है ये, तो बहुत ध्यान से समझना कि जैसे रिलेटिव वर्ड आया है, सापेक्ष शब्द आया है,
और मैंने आपको पहले भी बहुत बार बता रखा है कि यार सापेक्ष शब्द का मतलब होता है दो चीज़ों की तुलना करना। जैसे इसी टॉपिक में मोल कंसेप्ट में ही पहले भी ये बात हुई है कि जो सापेक्ष शब्द कहीं पर आ जाए तो सापेक्ष का मतलब अपने आप में होता है क्या कि भाई दो चीज़ों की तुलना करना। तो सापेक्ष घनत्व है, दो चीज़ों की हमें तुलना करनी है ना, और दोनों की तुलना करके बाद में डेंसिटी बतानी है। तो देखो जैसे एक एग्जाम्पल के लिए, चलो इसको मैं जो सापेक्ष घनत्व को ऊपर ही लिख देता हूँ, है ना, कि जैसे सापेक्ष घनत्व है, ये है सापेक्ष घनत्व है। तो यहाँ पर जो है वो आपको ऐसे लिखना है कि पदार्थ ए का बी के सापेक्ष घनत्व है ना। तो अब देखो इस लाइन का मतलब क्या होगा, मैंने कहा ना सापेक्ष घनत्व का मतलब होता है दो चीजों की तुलना करना। तो इस लाइन का मतलब क्या होगा, जिसके साथ तुलना करी जाती है उसको तो हम हमेशा कहाँ रखते हैं, नीचे की तरफ रखते हैं। तो बी के साथ तुलना कर रहे हैं हम, तो बी का घनत्व तो रखेंगे कहाँ, नीचे। तो नीचे तो आएगा भैया बी का घनत्व, तो नीचे तो आ गया क्या, बी का घनत्व। ऊपर जो है वो क्या आएगा, ए का घनत्व, ऊपर आ गया भैया जी ए का घनत्व, ठीक है। और ये हमारे पास हो गया ए का बी के सापेक्ष घनत्व है। क्लियर है बात, है ना। और डेंसिटी अब कैसे भी निकालते हैं, अगर इसकी इकाई की बात करेंगे तो इसकी कोई इकाई नहीं होती है, ये यूनिट लेस होगा। क्या होगा, यूनिट लेस। क्यों, क्योंकि यार देखो ऊपर भी घनत्व नीचे भी घनत्व, डेंसिटी क्या हो जाएगी, यूनिट कैंसिल हो जाएगी, तो ये यूनिट लेस होता है। वास्तव में सापेक्ष घनत्व जो वो यूनिट लेस होता है। फिर आप आगे बढ़ो जरा कि भाई सापेक्ष घनत्व जो है ना, अगर आप इसको क्लासिफाई करोगे, अभी इस पर क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग, अगर आप इसको क्लासिफाई करोगे तो सापेक्ष घनत्व दो तरीके का होता है ना। एक तो होता है जिसको हम बोलते हैं भैया जी वाष्प घनत्व, वाष्प घनत्व है ना, वेपर डेंसिटी। एक तो होता है वाष्प घनत्व, वेपर डेंसिटी, है ना। और दूसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं भैया जी वाष्प घनत्व के अलावा विशिष्ट गुरुत्व, विशिष्ट गुरुत्व, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। दो होते हैं, एक तो होता है भैया क्या, वाष्प घनत्व, दूसरा होता है विशिष्ट गुरुत्व, है ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब देखो ये दोनों चीजें क्या है भैया, जो वाष्प घनत्व में हम बोलते हैं तो वाष्प घनत्व होता क्या है, वाष्प घनत्व होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेपर डेंसिटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी इतनी ज्यादा नहीं पूछता है, वाष्प घनत्व ज्यादा पूछता है। तो वाष्प घनत्व होता है किसी भी गैस का घनत्व हाइड्रोजन गैस के सापेक्ष, ठीक है ना। तो यहां पर मैं बोलूंगा कि किसी भी गैस का H2 गैस के सापेक्ष घनत्व, ठीक है। और ये चीज ध्यान में रखना, समान ताप तथा दाब पर, कि भाई टेम्परेचर और प्रेशर दोनों में क्या होने चाहिए, सेम होनी चाहिए। समान ताप और समान दाब पर किसी भी गैस का हाइड्रोजन के सापेक्ष जो घनत्व होगा उसको हम क्या बोलेंगे, वाष्प घनत्व बोलेंगे। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। दूसरी तरफ विशिष्ट गुरुत्व की बात अगर हम करें तो यहां पर भैया मैं ये बोलूंगा कि किसी भी पदार्थ का घनत्व, किसी भी पदार्थ का जल के सापेक्ष घनत्व, ठीक है ना। तो यहां पर जो जल के सापेक्ष, यहां पर किसके सापेक्ष, हाइड्रोजन के सापेक्ष। तो अब इसको लिखने का तरीका देखना जरा कि चलो भाई मान लिया कि हाइड्रोजन के सापेक्ष घनत्व जो होता है वो क्या होता है, वाष्प घनत्व होता है। इसको हम लिखेंगे कैसे, तो आप देखो वेपर डेंसिटी बराबर भैया जिसके सापेक्ष याद करना होता है, मैं बार बार बोल रहा हूं, जिसके सापेक्ष याद करना होता है उसको तो कहाँ रखते हैं हम, नीचे रखते हैं। और जो है वो जिसका ज्ञात करना होता है उसको हम कहाँ रखते हैं, ऊपर रखते हैं। तो भैया नीचे हाइड्रोजन के सापेक्ष याद करना है तो नीचे तो आएगा हाइड्रोजन गैस के सापेक्ष घनत्व, है ना, या नीचे तो आएगा हाइड्रोजन गैस का घनत्व, ठीक है। और किसी भी गैस का घनत्व निकालना अभी मैंने बताया था, तो नीचे तो आएगा H2 गैस का घनत्व है। और ऊपर जो है ना हमारे पास ऊपर आएगा किसी भी जिस पदार्थ का, जिस गैस का घनत्व आप निकाल रहे हो उस गैस का घनत्व ऊपर आ जाएगा। तो मान लो वो कोई भी गैस है तो ऊपर आएगा गैस का घनत्व। अब शर्त यह है कि दोनों में टेम्परेचर और प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कि यहाँ पर टेम्परेचर T है, प्रेशर P है, तो यहाँ नीचे भी टेम्परेचर T और प्रेशर कितना होना चाहिए, P ही होना चाहिए। क्लियर है बात। फिर इसके बाद देखो जरा कि यार अभी किसी भी गैस के लिए हमने जो है ना वो डेंसिटी निकालने का तरीका समझा था। डेंसिटी होती है क्या, PM/RT, है ना। तो ऊपर जो है वो गैस का प्रेशर मान लो P है और मास मान लो उसका M है और R और ये T। नीचे हाइड्रोजन का प्रेशर P है,
हाइड्रोजन का अणुभार कितना होता है, 2 होता है, और ये RT। अब मैंने कहा दोनों में टेम्परेचर प्रेशर सेम होना चाहिए, तो अगर दोनों में टेम्परेचर प्रेशर सेम है तो यहाँ पर P/RT से P/RT क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और जब दोनों कैंसिल हो गया तो वेपर डेंसिटी वाष्प घनत्व जो है ना वो हमारे पास कितना आएगा, वो आएगा भैया अणुभार का आधा। तो वाष्प घनत्व आया अणुभार बटे 2। ये हमारे पास वाष्प घनत्व है, और इसकी कोई इकाई नहीं होती। देखो m/2 आया ना, वाष्प घनत्व यहाँ से आया कितना, m/2, और इसकी इकाई नहीं होती है। ये क्या होता है, यूनिट लेस होता है। कोई भी गैस आ जाए, कैसे भी गैस आ जाए, अगर आपको वाष्प घनत्व पूछे तो आपको एक ही चीज ध्यान में रखनी है कि यार वाष्प घनत्व बोले तो अणुभार का आधा है ना। अणुभार का आधा जो है वही क्या है, वेपर डेंसिटी है। अगर मान लो किसी क्वेश्चन में आपको वेपर डेंसिटी दे रखी है तो इनडायरेक्टली आप ये समझ जाना कि वो आपको अणुभार देना चाहता है। अगर वाष्प घनत्व दे रखा है तो वो आपको अणुभार देना चाहता है। अणुभार को हम काम में लेते हैं जनरली। अब दूसरी तरफ हम चलते हैं विशिष्ट गुरुत्व। तो यहां पर मैंने देखो क्या लिखा है कि किसी भी पदार्थ का जल के सापेक्ष घनत्व, कोई भी पदार्थ, कैसा भी पदार्थ, उसका जल के सापेक्ष घनत्व जो होगा वो क्या होगा, विशिष्ट गुरुत्व होगा, जल के सापेक्ष घनत्व, है ना। तो यहां अगर आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी लगानी है या निकालनी है तो नीचे तो हमारे पास जिसके सापेक्ष हम निकालते हैं उसको कहाँ रखते हैं, नीचे। तो नीचे तो हमारे पास आएगा जल का घनत्व। अब यार देखो, जल का जो घनत्व हम लेते हैं वो लेते हैं एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व आपको लेना होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है ना। और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व मैक्सिमम होता है, ये भी आप याद रखोगे, DH2O, है ना, एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ये रहेगा भैया 1 ग्राम पर ml, है ना। और ये जो है वो वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी होती है, ये मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ H2O, ये वाटर की क्या होती है, मैक्सिमम डेंसिटी होती है। कितनी होती है, 1 ग्राम पर ml, जो कि कितने पर, 4 पर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 4 पर जो है ना वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो गैप कम से कम होता है, और जो वाटर के मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, जिससे डेंसिटी आपको क्या मिलती है, ज़्यादा मिलती है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाता है डेंसिटी जो है वो वाटर की कम होती जाती है, कम होती है ना। जैसे अच्छा हाँ, एक चीज़ और कि वाटर का टेम्परेचर भले कुछ भी दे दे आपको, है ना, आपको तो हमेशा डेंसिटी अगर पानी की चाहिए और मेंशन नहीं है तो हम तो हमेशा डेंसिटी कितनी लेंगे, 1 ग्राम पर ml ही डेंसिटी लेंगे। क्लियर है बात, कितनी लेनी है डेंसिटी, 1 ग्राम पर ml ही लेनी है। क्योंकि देखो टेम्परेचर बढ़ाते तो डेंसिटी कम होती है, लेकिन डेंसिटी पर कोई इतना ज़्यादा इम्पैक्ट भी नहीं आता है, इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है, क्योंकि भैया देखो ज़रा कि आप देखो कि 4 पर 1 ग्राम पर ml है तो 25 पर ये कम होकर 0.98 ग्राम पर ml हो जाती है। तो 0.98 और 1 अप्रॉक्स क्या है, सेम सीक है। तो हमें तो 1 ग्राम पर ml से ही कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि आंसर भी आएगा, मान लो चेंज करते हैं डेंसिटी तो भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, डेसिमल के सेकंड डिजिट में जो डिफरेंस आ रहा है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी नीचे तो आएगा जल का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ऊपर आएगा हमारे पास उस पदार्थ का घनत्व, है ना। जिस भी पदार्थ का घनत्व आप निकालना चाहते हो उस पदार्थ का घनत्व है। पदार्थ का घनत्व किसी भी टेम्परेचर पर आप ले सकते हो, और यहाँ पर ये भी क्या होगा, यूनिट लेस होगा, इसकी भी कोई इकाई नहीं होगी। हाँ, इसकी भी कोई इकाई नहीं होती क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या है, ये दोनों के दोनों रिलेटिव डेंसिटी है, ये दोनों के दोनों सापेक्ष घनत्व है, और सापेक्ष चीज की कभी कोई इकाई नहीं होती है। आई होप मेरी बातें आपके समझ में आ गई होगी अच्छे से। तो ये हुई एक बात, है ना। अब इनमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो साफ बोल रहा हूं, इनमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौन सा, वाष्प घनत्व ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये इतने तरीके के घनत्व अपने पास हो गए। अब देखिएगा जरा कि अगर क्वेश्चन आपको पूछता है तो क्वेश्चन जो है वो कैसे पूछ सकता है। क्वेश्चन क्या बनेगा, जैसे कि एक तो मैंने आपको ये दे दिया कि निम्न गैसों के वाष्प घनत्व ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखो ये वेपर डेंसिटी वाला जो टॉपिक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आप इक्विलिब्रियम वाला टॉपिक पढ़ोगे उसमें भी ये चीज़ आएगी। तो आपको जो है निम्न गैसों के वाष्प घनत्व ज्ञात कीजिए। जैसे आपको एक तो दे दिया CO2 दे दिया, दूसरा जो है आपको दे दिया CO, तीसरा जो है मैंने आपको दे दिया N2, चौथा आपको दे दिया C2H4, है ना, और पांचवा जो है मैंने आपको दे दिया C2H2, छठा मैंने आपको दे दिया NH3, है ना। ये सारी की सारी जो क्या है, गैसेस है। और आपको अगर किसी भी गैस के लिए वेपर डेंसिटी ज्ञात करनी है तो वेपर डेंसिटी निकालने का तरीका एक ही होता है, वेपर डेंसिटी इक्वल टू मोलर मास बाय 2। तो CO2 का कितना, 44/2, इसका कितना आएगा, 22 आएगा। यूनिट क्या आएगी, यूनिट कुछ भी नहीं आएगी, यूनिट लेस रहेगा।
CO कार्बन मोनोऑक्साइड, वेपर डेंसिटी मुझे निकालनी है तो मोलर मास 28/2, तो वेपर डेंसिटी आएगी कितनी 14, है ना। यहाँ पर जो है वो अगर आपको वेपर डेंसिटी निकालनी है तो वेपर डेंसिटी हो जाएगी 28/2, इसके लिए भी कितना आएगा 14। यहाँ पर वेपर डेंसिटी निकालनी है तो ये भैया 28/2, तो इसके लिए वेपर डेंसिटी कितनी आएगी 14। सबका मोलर मास क्या है, इक्वल है। यहाँ पर अगर वेपर डेंसिटी निकालनी है तो मोलर मास आ जाएगा 26/2, तो वेपर डेंसिटी आ जाएगी 13। यहाँ पर वेपर डेंसिटी निकालनी है तो मोलर मास 17/2, तो वेपर डेंसिटी आएगी कितनी 8.5। वेपर डेंसिटी फ्रैक्शनल भी हो सकती है, कोई जो है वो इसमें सोचने वाली बात नहीं है, फ्रैक्शनल भी हो सकती है। फिर देखो और क्वेश्चन यहाँ पर कैसे बन सकता है, तो क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा जैसे आपको मैंने ये दे दिया कि SO2 गैस का घनत्व STP पर O2 गैस के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, है ना। जैसे ये क्वेश्चन है, आपको ये बोल दिया कि SO2 का घनत्व जो है ना वो आपको किसके सापेक्ष याद करना है, O2 के सापेक्ष, और दोनों के दोनों, देखो इसने ये मेंशन नहीं किया कि STP पर कौन सा है, तो आपको तो दोनों ही STP पर याद करने हैं, है ना। दोनों के लिए टेम्परेचर प्रेशर कितना है, STP है। तो भैया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका देखना, सापेक्ष घनत्व आपसे पूछा है ना। देखो जरा क्या लिखा है, SO2 का घनत्व, SO2 का घनत्व किसके सापेक्ष, O2 के सापेक्ष, ठीक है। तो भैया इसको लिखूंगा कैसे, जिसके सापेक्ष ज्ञात करना होता है उसको तो कहाँ रखो, नीचे की तरफ। तो O2 का ज्ञात करना तो DO2 तो आएगा कहाँ, नीचे, और जिसका घनत्व ज्ञात करना होता है उसको रखो ऊपर की तरफ, तो DSO2 कहाँ आएगा, ऊपर की तरफ आएगा, है ना। तो ये हमारे पास है SO2 का घनत्व O2 के सापेक्ष। तो भैया जी नीचे तो हमारे पास देखो क्या लिखूंगा, ऊपर तो आएगा PM, SO2 का कितना होता है भैया, SO2 का हमारे पास हो गया कितना 64, तो PM/RT, और नीचे आएगा PM कितना 32 डिवाइड बाय कितना RT, P/RT से P/RT क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो आंसर आया कितना 2। ये लो जी, यही अपना आंसर है। कोई यूनिट नहीं होगी क्योंकि सापेक्ष घनत्व है तो यूनिट नहीं आएगी। यह आ गया SO2 का घनत्व किसके सापेक्ष, O2 के सापेक्ष। क्लियर है बात। तो सिंपल सा काम है, इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। जैसे एक क्वेश्चन मैं और ले लेता हूं यहां पर, तो क्वेश्चन ये है CO2 का STP पर घनत्व ज्ञात कीजिए, है ना। बहुत ही आसान सा काम है। देखिएगा CO2 का जो है ना वो आपको STP पर क्या पूछ लिया भैया, घनत्व पूछ लिया, और ये जो है ना कोई सापेक्ष घनत्व नहीं है, ये क्या है, ये वास्तविक घनत्व है। और वास्तविक घनत्व किसी भी गैस के लिए वास्तविक घनत्व निकालने का तरीका डेंसिटी इक्वल टू होता है क्या, PM/RT, है ना। यहाँ पर आपको ये थोड़ी ना बोला है कि सापेक्ष घनत्व ज्ञात करो या इस गैस के सापेक्ष ज्ञात करो, आपको तो केवल इतना बोला है कि CO2 का STP पर घनत्व ज्ञात करो। तो सिंपल सा काम है, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, PM/RT, तो डेंसिटी इक्वल टू यहाँ पर जो केवल आपको क्या करना है, वैल्यूज रखनी है। तो डेंसिटी इक्वल टू प्रेशर STP पर कितना होता है 1, और M का मतलब कितना 44, R की वैल्यू जो 0.0821, और भैया टेम्परेचर कितना है 273, और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 44 डिवाइड बाई 22.4। तो ये आप देख लो अप्रोक्स जो है वो ये कितना है 22 है। यहाँ अगर 22 होता तो ऊपर 2 आता, अब 2 से थोड़ा सा कम 1.8 या 1.9 के अप्रोक्स आ जाएगा, 1.9, है ना। और ग्राम पर लीटर ये इसके अप्रोक्स आ जाएगा, 1.8 कर दो 1.9 कर दो, है ना। ऑप्शन से जो वो हम आइडिया लगा सकते हैं, क्योंकि देखो कई बार जो बच्चे पूछते हैं कि सर कैलकुलेशन कैसे करें, है ना। कैलकुलेशन बेटा कंपटीशन में कैलकुलेशन ऑप्शन देखकर होती है। ऑप्शन अगर बहुत क्लोज है, कि मान लो एक ऑप्शन तो मैंने आपको दे दिया, एक ऑप्शन तो दे दिया 1.6, एक दे दिया 1.7, एक दे दिया 1.8, एक दे दिया 1.9, है ना। तो अब जो है वो आप ऑप्शन देखो, और ऑप्शन देखकर बाद में जो अगर बहुत ज्यादा क्लोज ऑप्शन आ रहे हैं तो आप एग्जैक्टली पूरा सॉल्व करो। और अगर ऑप्शन दूर दूर है, एक मैंने दे दिया 1.2, एक मैंने दे दिया 1.8, एक 2.4 दे दिया, एक जो है मैंने कुछ 3.2 दे दिया, तो भैया अब साफ आइडिया मिल रहा है, ये 44 ये 22, तो अप्रोक्स जो 1.9 2 के आसपास वाला आंसर जाएगा। तो आपको कैलकुलेशन करने से बचना होता है। और एक चीज के कभी भी इस तरह की कैलकुलेशन हो ना, इसको सॉल्व मत किया करो कि 273 है ना इंटू 0.0821 सॉल्व करके बाद में कर रहे हो, इसको लास्ट तक लेके जाया करो। लास्ट में जो है कोई ना कोई फिगर ऐसा बनता है कि सारी चीजें क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है।
और बहुत सारी चीजें जो है वो आपको डायरेक्टली याद भी रखनी पड़ती है। जैसे आज के बाद में एक फिगर याद रखना 0.0821 इंटू 273, ये होता है कितना 22.4 होता है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा 22.4 होगा। क्लियर है बात। तो इस तरीके से आप छोटी छोटी चीजें याद रख के भी कैलकुलेशन से बच सकते हो, ठीक है ना। तो ये है। फिर इसके बाद में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो भैया ये सारी बातें हो गई डेंसिटी की, है ना। डेंसिटी से और भी बहुत सारे अलग अलग तरह के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और मैं यहां पर ले रहा हूं। क्वेश्चन ये है कि निम्न में से किसका भार अधिकतम होगा, ठीक है। क्वेश्चन ये है, 4 ऑप्शन दे दिए। सबसे पहला आपको दे दिया 1 मीटर क्यूब वाटर, ठीक है। 1 मीटर क्यूब वाटर मतलब 1 मीटर क्यूब जल जो है वो आपको दे दिया। दूसरा जो है वो आपको दे दिया 10 लीटर ऑफ Hg। अच्छा, वाटर की डेंसिटी जो है वो होती है 1 ग्राम पर ml, और ये अब लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, बार बार जो है ये नहीं लिखा जाएगा कि वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होगी, ये आपको याद रखना है, ये अंडरस्टूड है। 10 लीटर ऑफ मरकरी, तो भैया मरकरी की जो डेंसिटी होती है ये होती है 13.6 ग्राम पर ml, ये मरकरी की डेंसिटी होती है। तीसरा जो है वो अपने पास है, जैसे आपको ये दे दिया कि एक वयस्क आदमी, ठीक है, सामान्यतः जो वो एक वयस्क आदमी कितने किलो का होता है अभी हम बात कर लेंगे। फिर एक आपको दे दिया 1000 ग्राम अणु ग्लूकोज, है ना। अब आपको ये पूछ लिया कि भाई इनमें से जो है ना सबसे ज्यादा भार किसका है, अधिकतम भार किसका होगा। तो पहली तो एक चीज है, छोटा सा जो है वो मैं यहां पर एक पॉइंट लिख देता हूं कि यार ये कन्वर्जन है, ठीक है, और ये आपको ध्यान में भी रखना है। वैसे तो सबको पता होगा, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन मोटी बातें हैं, है ना। जैसे आयतन के लिए, तो भैया आयतन के लिए ये एक कन्वर्जन है। और कन्वर्जन क्या है कि भाई ध्यान में रखना, आज के बाद में ये तो आपको पता ही है 1 लीटर बराबर कितना होता है, 1000 ml होता है। 1 लीटर में 1000 ml होता है, सबको अच्छे से पता है ना, बचपन से पढ़ते आए हैं। फिर ध्यान रखना 1 ml बोल दो चाहे 1 cc बोल दो, एक ही बात है। cc का मतलब सेंटीमीटर क्यूब होता है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 सेंटीमीटर क्यूब, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। फिर इसके बाद में भैया ये ध्यान में रखना कि 1 डेसीमीटर क्यूब और 1 लीटर दोनों बराबर होते हैं, कि कहीं पर डेसीमीटर क्यूब लिखा हुआ आ जाए समझ जाना वो क्या है, वो लीटर ही है और कुछ नहीं है। फिर इसके बाद में जो है वो ये ध्यान में रखना कि 1 मीटर क्यूब जो होता है ना ये बराबर होता है भैया जी 1000 लीटर के। ये आयतन के लिए छोटे मोटे कन्वर्जन्स है जो कि आपको याद रखने, ध्यान में रखने हैं, क्योंकि देखो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें होती है लेकिन इनकी वजह से जो बहुत मिस्टेक हो जाती है कई बार। अब आपको ये पूछ रखा है कि किसका भार अधिकतम है, हम एक एक करके जो है वो सबका भार निकालते हैं। सबसे पहला आपको बोल रहा है कि 1 मीटर क्यूब वाटर, है ना, 1 मीटर क्यूब जल का कितना भार होगा। तो भैया 1 मीटर क्यूब का मतलब लीटर कितना हो गया, 1000 लीटर जल, 1000 लीटर जल हो गया हमारे पास, है ना। और 1000 लीटर का मतलब आयतन हो गया भैया 1000 गुणा 1000 ml जल, बोले तो 10 की घात 6 ml हो गया, ठीक है। और डेंसिटी जो है वो आपको दे रखी है, डेंसिटी कितनी है 1 ग्राम पर ml। इसका ध्यान रखना, इसका मतलब यह है कि जल के 1 ml का जो भार होता है वो 1 ग्राम होता है। ये याद रखना कि जल के 1 ml का भार कितना है, 1 ग्राम है। या उल्टा भी बोल सकते हो कि जल के 1 ग्राम का आयतन कितना है, 1 ml है। क्लियर है। तो अब देखो डेंसिटी दे रखी है 1 ग्राम पर ml, तो यहां पर जो है वो मैं काम करता हूं, हमारे पास आयतन है और डेंसिटी बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान बराबर हो जाएगा घनत्व तो 1 और ये आ गया 10 की घात 6। और अच्छा आपको तो क्या निकालना था, आपको तो भार निकालना था, आपको भार निकालना था। तो भैया देखो जरा कि भार बराबर हो गया, ये तो द्रव्यमान हो गया, ये आयतन हो गया, और ये भार आएगा किसमें, ग्राम में। तो मैं इसको केजी में बदल लेता हूं, और केजी में बदलने के लिए आपको इसको वापस से 1000 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको अगर 1000 से डिवाइड करेंगे तो भैया m आ गया कितना, 1000 केजी। ये लो। तो ये आपको याद भी रखना है कि जल का घनत्व, एक तो हम बताते हैं कितना 1 ग्राम पर ml, दूसरा जल का घनत्व जो है ना वो आपको ये भी ध्यान में रखना है 1 kg पर लीटर, कि अगर 1 ग्राम पर ml लेते हैं तो 1 kg पर लीटर आप इसको ले सकते हो, ठीक है ना। तो पहले में जो है वो आंसर है कितना, 1000 kg। दूसरा भी ऐसा ही है, आपको जो मरकरी का 10 लीटर दे रखा है ना, Hg का 10
लीटर, है ना। 10 लीटर का मतलब कितना, 10,000 ml। और वही भार निकालना, भार बराबर द्रव्यमान, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा घनत्व है। तो इस बार आयतन दे रखा है 13.6। ध्यान रखना मरकरी का घनत्व, जितने भी नॉन लिक्विड है ना, जितने भी नॉन लिक्विड है, उन सब नॉन लिक्विड में मरकरी की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, और वो होती भी कितनी है, 13.6 होती है। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 136, है ना, और गुणा कर दो इसको कितने से, 1000 से, ये ग्राम में आ जाएगा। तो भैया ये आंसर आएगा 136 केजी, यानी दूसरे में भार है कितना, 136 केजी। ठीक है। तीसरा वाला जो है वो आपको दे रखा है एक वयस्क आदमी। तो भाई वयस्क आदमी का भार कितना होता है, 70 किलो मान लो, 80 मान लो, 90 मान लो, है ना, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 700, 1000 तो नहीं होगा ना। तो भाई वयस्क आदमी का भार कितना, 70 केजी मान लो, है ना। और फिर जो है वो लास्ट वाला चौथा जो दे रखा है वो है भैया आपको 1000 ग्राम अणु ग्लूकोज। तो भैया देखो आपको ग्राम अणु, ये मैंने बार बार बोल रहा हूँ, पहले भी आया था, लास्ट क्लास में भी आया था, उससे पहले मैंने ग्राम कण को एक्सप्लेन भी किया था। तो मोल निकालने का तरीका ये मोल ही होता है। तो आपको ग्लूकोज के मोल दे दिए कितने, 1000, और अब आपको क्या निकालना, भार निकालना है। तो भार निकालने का तरीका होता है मोल गुणा ग्लूकोज का अणुभार कितना, 180। ये भार आ गया ग्राम में, यानी कि भार अगर आप निकालोगे तो कितना आएगा, 180 केजी। ये लो जी, है ना। अब देख लो सबसे ज्यादा भार जो है ना वो कहाँ पर मिल रहा है आपको, सबसे ज्यादा भार है भैया जी हमारे पास जो 1 मीटर क्यूब जल है। 1 मीटर क्यूब जल का भार, अरे कहाँ भाग गया, हाँ भाई, तो 1 मीटर क्यूब जल जो है इसका भार क्या होता है, अधिकतम होता है 1 मीटर क्यूब जल। ठीक है। तो मेरे ख्याल से मेरी ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा हम इसी को और आगे बढ़ाते हैं। एक क्वेश्चन आता है कई बार, और क्वेश्चन आता है भैया 18 ml जल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने का, है ना। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको देता हूं कि 18 ml जल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है कि यार 18 ml जल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो सिंपल सा काम है, देखो जरा कि भैया जल का जो घनत्व होता है वो होता है 1 ग्राम पर ml। तो जल के लिए मैं ऐसा बोलूंगा, जल के लिए जल का जो 18 ml होगा ये 18 ग्राम के बराबर होगा। जल के लिए 18 ml 18 ग्राम के बराबर होगा। ये केवल जल के लिए है क्योंकि जल का घनत्व कितना होता है, 1 ग्राम पर ml होता है ना। जनरली हम क्या करते हैं, अगर किसी गैस का आपको आयतन दिया होता है तो हम आयतन निकालते हैं 22.4 से या फिर 22,400 से डिवाइड करके। यहाँ पर आप जो है वो आयतन नहीं, मोल निकालते हैं 22.4 या 22,400 से डिवाइड करके। यहाँ 18 ml दे रखा है तो 18/22,400 नहीं करना है क्योंकि ये जल है ना, लिक्विड है। तो लिक्विड के लिए ये चीज लागू नहीं है। लिक्विड के लिए तो हम मोल कैसे निकालेंगे, वो दिया गया भार बटे अणुभार करेंगे। तो भार कितना, 18 ग्राम दे रखा है। और भैया मोल निकालने का तरीका, अब 18/18 मोल आ गए कितने, 1। तो अणु कितने आ गए, अणु निकालने का तरीका होता है मोल गुणा Na। तो हमारे पास अणुओं की संख्या आ गई Na। तो मैं बोलूंगा जल के एक अणु में, ये क्वेश्चन अब पहले हो चुका है, इलेक्ट्रॉन, है ना, पहले वाले जैसा ही है, लास्ट क्लास में मैंने करवाया था। तो जल के एक अणु में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं भैया, देखो एक अणु में इलेक्ट्रॉन होंगे, हाइड्रोजन में एक होता है तो 2 में 2 प्लस एक ऑक्सीजन में 8। तो एक अणु में होते हैं इलेक्ट्रॉन कितने, 10, है ना। तो भैया मैं बोलूंगा अन्य अणुओं में इलेक्ट्रॉन, अन्य अणुओं में इलेक्ट्रॉन। तो आंसर रहेगा कितना, 10 Na। एक में 10 होते हैं तो 10 Na, मतलब Na में कितने हो जाएंगे, 10 Na हो जाएंगे। ये है भैया घनत्व, है ना। और तो देखो कि क्वेश्चन कैसे क्या आता है, डेंसिटी से किस तरह का सवाल आएगा, ये सारी चीजें जो है ना मैंने करवा, एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं वो भी आपको करवा ही देता हूं। ठीक है, देखिएगा जरा। हाँ जी, क्वेश्चन ये है pH x का, है ना, आपको ये दे रखा है, यदि pH x का वाष्प घनत्व 17 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है कि भैया आपको ये दे रखा है pH x का वाष्प घनत्व 17 है तो x का मान निकालना है। सिंपल सा काम है। मैंने आपको अभी बताया था कि यार अगर आपको वाष्प घनत्व दे रखा है
तो वाष्प घनत्व देने का मतलब है अणुभार दे रखा है। तो वेपर डेंसिटी कितनी है, वेपर डेंसिटी होती है m/2, तो m की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू वेपर डेंसिटी कितनी 17, तो इसका अणुभार आ गया कितना 34। अब इक्वेशन बना लो कि PHX है ना, PHX है, तो भैया अणुभार निकालने का तरीका, फास्फोरस का कितना 31, एक हाइड्रोजन का एक होता है तो x हाइड्रोजन का x हो गया और बराबर कितना है 34, तो x का मान निकल के आ गया 3। ये लो जी, तो इस तरीके का एक क्वेश्चन और बनता है यही से वेपर डेंसिटी से। तो ये सारी चीजें मेरे ख्याल से जो वो सारी चीजें आपके क्लियर हो गई होगी, है ना। अब एक छोटा सा पॉइंट और है यहीं पर, जो अपने पास औसत अणुभार का है ना, या एवरेज एवरेज, या उसको आप बोल सकते हो औसत अणुभार, गैसीय मिश्रण का औसत अणुभार। आज की क्लास में तो कंप्लीट हो नहीं पाएगा, है ना, थोड़ा टाइम भी कम है, तो आज की क्लास केवल यहीं तक रखते हैं। बाकी जो है वो अगली क्लास में हम औसत अणुभार पढ़ेंगे, औसत अणुभार पढ़ के और फिर जो है वो हम टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे परसेंटेज कंपोजिशन की तरफ, मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला की तरफ। तो उम्मीद करते हैं क्लास आपके समझ में आई होगी। यहाँ से हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।